अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नए नावल की तरफ। कशिश हम कहते हैं रुक जाएं वरना आपके पापा को शिकायत लगाएंगे। ओह स्वीट मम्मा। डैड के रोब में आप आती हैं, मुझे वो कुछ नहीं बोलेंगे, स्पेशली इस हरकत पर। आप अपने दोस्त के लिए इतना ख़तरा मोल ले रही हैं, हमारा दिल घबरा रहा है। माही का वाकई आज दिल अजीब कैफियत से दो चार था। मैं डैड को बताऊंगी आपका दिल घबरा रहा है। आपने बिला वजह टेंशन लेना शुरू कर दी है। फिर वो अपनी चंद माही की अच्छी खबरें लेंगे। कशिश उसे छेड़कर हवेली से बाहर जा चुकी थी। माही के कदम अपनी जगह थम गए। वो तो चली गई। माही ने उसकी सलामती की दुआ की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो जा रही थी तो ख्वामखा दिल घबरा रहा था। इसे अपनी बेटी पर पूरा यकीन था, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मगर ज़माना किस कदर जालिम है ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। क्या हुआ कशिश, इस बार भी तुम्हारी बात माने बगैर चली गई? जी माँ, नगीन के पूछने पर माही ने मुँह बसोरा। फिक्र मत करो, इसमें हौसला और जोश व जज्बा फरगाम जैसा है। पहले तो वो कुछ गलत नहीं करेगी, दूसरा अपने साथ किसी को गलत करने नहीं देगी। जानती हूँ माँ, लेकिन फिर भी आज मुझे फिक्र हो रही है। पता नहीं किस तरह की मदद करने जा रही है। वो अपनी दोस्त की शादी का जोड़ा भी लेकर गई है। भला इन सारी चीज़ों का क्या मकसद है? कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए। माही की परेशानी बजा थी। फिक्र मत करो, इसके दोनों भाई और बाबा इस पर आँच नहीं आने देंगे। सही कह रही हैं आप, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। वो खामोशी से वापस हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। शुक्रिया कशिश, तुम आ गई, वरना मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। रेशम इसे देखते ही शुक्र बजा लाई। आते कैसे नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और इस मुसीबत की घड़ी में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? जो सामान मैंने बोला था वो तुम लाई हो ना? क्या तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा? अगर हम लोग नाकाम हो गए तो तुम जानती नहीं मेरी शादी किससे हो रही है। अगर इसे पता चल गया मेरे दिमाग में ऐसे कोई खुराफात चल रही है या फिर मैं उसे धोखा देने के बारे में सोच रही हूँ तो फिर हमारी हड्डियाँ भी यहाँ नहीं मिलेंगी। रेशम हद से ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अरे तुम खामखा टेंशन ले रही हो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात। अगर उसने मैली नज़र से हमारी तरफ देखा भी तो इसकी दोनों आँखें मेरे भाई निकाल लेंगे और मेरे बाबा इसकी हड्डियों का सुरमा बनाकर उसके ख़ानदान की आंखों में सजा देंगे। मैं तुम्हारे भाई और बाबा को जानती हूँ, माना कि वो लोग बहुत असर और रसूख वाले हैं और इंसाफ पसंद भी है, मगर ये इंसान, इसको गोली मारो। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। मैं शादी का जोड़ा पहन लेती हूँ और तुम ये सादा कपड़े पहन कर आओ। ठीक है, मगर ध्यान से कशिश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उफ डरपोक लड़की, आखिरी बार बोल रही हूँ, जब मैं साथ हूँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे होते हुए भी खौफ है तो फिर यहाँ से मैं चली जाती हूँ। तुम रहो अपने डर के साथ और जो हो रहा है इसे होने दो। अरे नहीं नहीं कशिश, तुम तो बुरा मान गई। हेल्प मी प्लीज़। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ तो बिना एक सेकंड ज़ाया किए तुम वही करो जो मैं बोल रही हूँ। रेशम सादा कपड़े लेकर चेंज करने की गर्ज से चली गई और वहीं कशिश ने दुल्हन का लिबास पहनकर मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप को तेज़ी से फाइनल टच देकर इसने अपना आप आईने के सामने देखा तो खुद की तारीफ़ करने लगी। वाह कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, काश मम्मा इस रूप में देख लेती तो इनके मन की मुराद पूरी हो जाती। अब तुम क्या करोगे मुझे जल्दी बताओ। हर गुजरते लम्हे के साथ रेशम के ओसान खता होते जा रहे थे। खिड़की से नीचे झांको। कशिश की इस अजीब सी बात पर वो हैरान हुए बगैर नहीं ना रह सकी। कौन सी खिड़की? अरे अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखो, तुम्हें नीचे एक सरप्राइज़ मिलेगा। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ी तो इसकी आंखों में हैरत उमड़ आई। कशिश, ये तो बिल्कुल सही समझी तुम। अब तुम यहाँ से नीचे उतरो, ये तुम्हारे घर की पिछली साइड है। यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी नहीं होगा। सारे मेहमान बारात के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ से निकलने के बाद तुम कुछ वक्त के लिए लोगों की नज़रों से दूर हो जाना। कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसी जगह अपने लिए मुंतखब करना। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुमने मेरे लिए इतने कम वक्त में इतने सारे इंतज़ामात कर डाले। लेकिन अगर मैं चली गई तो फिर तुम पीछे अकेली रह जाओगी। बारात आ गई। किसी ने दरवाज़ा बजाकर ये खबर उन तक पहुंचाई। रेशम का हलक खुश्क हो गया। कशिश, अब क्या हो गया? तुम तेज़ी से निकलो, जो होगा मैं देख लूँगी। इसे खिड़की से नीचे जाने में मदद करते हुए वो उसे दिलासा भी दे रही थी।
मगर रेशम के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे क्योंकि वो जानती थी ये बारात नहीं बर्बादी का पैगाम है। तुम समझ नहीं रही कशिश, हम कुछ और सोचते हैं। अब कुछ और सोचने के लिए वक्त नहीं बचा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से आसानी के साथ निकल जाऊंगी और अगर फंस भी गई तो मुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए मेरे घर वाले मौजूद हैं, मगर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। नीचे उतर कर वो गाड़ी में बैठ गई, मगर गाड़ी में बैठने के बाद भी वो मुसलसल कशिश की तरफ ही देख रही थी जिसे वो इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर जा रही थी। सुनो कशिश, अगर तुम पकड़ी भी जाओ तब भी तुम किसी को मत बताना कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं किसी वजह से भागी हूँ। वादा करो मुझसे। जाते जाते उसने जो अजीबोगरीब वादा कशिश से लिया उसे सुनकर कशिश को भी हैरत हुई। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी, अब तुम यहाँ से जाओ। वो दुल्हन का लिबास तन के घूंघट निकाल कर बैठी थी। चंद मिनटों बाद एक मोटी औरत इसके करीब आई और कहने लगी, उठो, निकाह का वक्त हो गया है। मगर इस निकाह से पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। ससुराल जाने के बाद वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने सारी ज़िंदगी एक यतीम को पाला है। जो पैसे हमें तुम्हारे नाम पर मिल रहे हैं वो खाने पीने का खर्चा समझो। वैसे तो हमने तुम पर आज तक बहुत खर्च किया है, इसकी भरपाई तो तुम सारी ज़िंदगी नहीं कर सकती, मगर चलो खैर, तुम्हारा होने वाले शोहर हमें चंद पैसे दे रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कशिश का दिल चाहा इस मोटी औरत का मुंह तोड़ दे। कैसे वो एक यतीम की ज़िंदगी को कैश करने जा रही थी, लेकिन वो बोलकर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसे तमाशा तो बाहर बारात के सामने करना था जहाँ सब लोग होंगे, ताकि वो आसानी के साथ यहाँ से निकल सके। निकाह का इंतज़ाम काफ़ी वसी पैमाने पर किया गया था, लेकिन इसने एक नज़र उठाकर भी इर्द गिर्द देखने की जहमत नहीं की। इसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था वो इसे कहीं भी देखने से बाज रख रहा था। मौलवी साहब निकाह के घर से उसके करीब आए तो कशिश सबके दरमियान खड़ी हो गई। पर्दे के पार वो इंसान बैठा था जिससे रेशम की शादी होने वाली थी। मौलवी साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर निकाह लड़की की मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा हो तो क्या वो निकाह जायज़ है? मौलवी साहब इसकी बात सुनकर हैरान रह गए और बाकी सबकी तरफ देखने लगे। वो मोटी औरत और इसके साथ 3-4 लोग काफ़ी परेशान हो गए। बारात के लिए आया हुआ दूल्हा और इसके माँ बाप भी पर्दे के पार खड़े थे। इनकी होने वाली बहू ऐन वक्त पर ऐसी बहकी बहकी बातें करके पूरे माशरे के सामने उनकी इज्जत ख़राब करेगी, ये तो किसी ने सोचा ही ना था। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सारे ज़माने के सामने हमें बदनाम करवाना चाहती हो? हम तुम्हारा गला दबा देंगे। इस मोटी औरत ने कुर्राते हुए मगर दबे दबे लहजे में धमकी दी। गला तो मैं तेरा दबाऊंगी मोटी, बस मुझे यहाँ से फारिग हो लेने दे। कशिश ने भी उसी अंदाज में धमकी दी तो वो औरत भौचक्की रह गई। आज तक तो रेशम ने कभी भी उनके सामने इस तरह की बदजुबानी नहीं की थी। खामोशी से निकाह के लिए बैठ जाओ। गंभीर सुनसनाती आवाज़ लहजे में वार्निंग थी। एक पल के लिए कशिश साखत रह गई। ये आवाज़ कहीं सुनी थी, मगर कहाँ? मगर अगले ही पल वो इस आवाज़ के शहर से बाहर निकल आई। उसने यहाँ से जाना था। वो यहाँ शादी करने नहीं आई थी बल्कि अपने दोस्त को बचाने आई थी। मौलवी साहब, आपकी ज़ुबान क्या तालू से चिपक गई है, कुछ बोलते ही नहीं। देखिए बरादरान, अगर लड़की की रजामंदी नहीं है तो हम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस्लाम में ऐसा निकाह जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं, और नाजायज़ काम करने की तो मुझे वैसे भी कोई आदत नहीं। एक अदा से कहते लहंगा संभालती वो वहाँ से जाने लगी। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, तुम्हारी रजामंदी हो या ना हो, लेकिन आज ये निकाह होकर रहेगा। हमारे ख़ानदान की भरे मजमे में बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर्दे के पार से कोई औरत निकल कर आई और इसे हाथ पकड़ कर रोका। अरे ऐसे कैसे? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। उसका बाजू झटक कर वो गुर्राई। अगले ही लम्हे दोनों हाथों से अपना लहंगा दोबारा संभालती वो वहाँ से भागते हुए दरवाजे की सिमत लपकी। कुछ लोग भी इसके पीछे भागे ताकि इसे पकड़कर निकाह की जगह पर लाया जा सके। बारातियों ने भी सारी भागदौड़ में अपना हिस्सा डाला, मगर दोबारा उसी सनसनाती आवाज़ ने इन सबके कदमों को ब्रेक लगाई। कोई कहीं नहीं जाएगा। मगर बेटा, वो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करके गई है। ऐसे कैसे? वो तुम्हें रुसवा कर गई। तुम तो कह रहे थे वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। पास खड़ी औरत शायद इसकी बहुत खास थी या फिर माँ थी। वो फिक्रमंदी का इजहार कर रही थी, मगर इसकी आंखें तेज़ी से मुसलसल भागती उस लड़की पर जमी थी। नज़र उसके दूधिया हाथों पर गई जिनमें गुलाबी रंग साफ झलक रहा था। गहरी नज़रों से इसकी कद काठी को नापा। अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। ये रेशम नहीं थी। वो बहुत धीमी आवाज़ में गोया हुआ, मगर पास खड़ी औरत के कानों से ये पेशन गोई महफूज ना रह सकी। ये रेशम नहीं है तो फिर कौन है? वो हैरानगी से इस लड़की को भागते हुए देखने लगी।
जो भी है, मगर अब उसने मेरी अना पर वार कर दिया है। ठीक कह रहे हो, हमारे खानदान की नीलामी करने की सज़ा इस बददिमाग लड़की को मिलनी ही चाहिए। कशिश के पीछे भागते लोग इसके बेहद करीब आ चुके थे। तभी एक गाड़ी तेज़ी से इन दोनों के दरमियान आई। चंद सेकंड के लिए सब लोग घबरा कर दूर हुए और इन चंद सेकंडों में ही वो गाड़ी तीर की तेज़ी से इस लड़की को वहाँ से लेकर जा चुकी थी। सर पर सजाई पगड़ी उतार कर वो तेज़ी से रेशम के कमरे में गया, मगर वहाँ हर सू खामोशी उसका मुँह चिढ़ा रही थी। सबसे मुठ्ठियाँ भेजता वो बाहर आया। तमाम लोग हैरत से इसकी कार्रवाई को देख रहे थे। रेशम की चाची और बाकी घरवाले खौफ से कांप रहे थे। न जाने वो इनके साथ क्या करेगा। दूल्हे के साथ आई औरत ने पैसों का बैग उठाकर जहरखान नज़रों से रेशम के घरवालों की तरफ देखा। रेशम के कमरे से निकलते ही वो बिना किसी की तरफ देखे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और इसके पीछे सारे बाराती भी चल पड़े। रेशम का पता करो, वो कहाँ है सर, हम उनका पीछा करते हैं। ज़ेद ने दावेदारी का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन हुक्म की तामील ज़रूरी समझी। तुम क्या पागल हो गए हो? उस लड़की के पीछे जाने का नहीं बोला मैंने तुम्हें, रेशम को ढूंढने की बात की है। सख्त गुस्से में वो दहाड़ा। जी मालिक। थोड़ा झुककर वो दोबारा हुक्म बजा लाया। शुक्र है तुम दोनों आ गए, वरना मेरी तो जान हलक में आ गई थी। अमान और वजदान को देखकर उसकी जान में जान आई। वैसे आप किसके भरोसे इतना बड़ा खतरा मोल ले बैठी थी? ऑफ कोर्स तुम दोनों के भरोसे। वो लापरवाही से गोया हुई ड्राइव करते वजदान ने नफ़ी में सर हिलाया और अमान ने बाकायदा अपना माथा पीट लिया। वैसे तो डैड आपको किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं रोकते, लेकिन अगर उन्हें पता चला आप इतने बड़े खतरे में फंस गई थी तो यकीनन आपकी धुलाई पक्की है। इन दोनों की बातों पर कशिश ने पूरी बतीसी की नुमाइश कर डाली। क्या तुम दोनों अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे? बिल्कुल, वो दोनों एक साथ बोले। वो मुंह बसोर कर रह गई। देखो, मैं तुम दोनों की बड़ी बहन हूँ और मैं तुम दोनों को हुक्म देती हूँ, अगर किसी ने इस बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालो तो इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसने अपनी बड़ी बहन होने का आरोप जमाते हुए धमकी दी, जिसे सुनने के बाद दोनों ने एकदम एक दूसरे की तरफ देखकर छत फाड़ कहकहा लगाया। और रियली, वैसे हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपके बारे में कभी भी गफलत नहीं बरतते, इन्हें हर चीज़ का इल्म है और इन्होंने ही हमें आपकी मदद के लिए भेजा था। इन दोनों के इंकशाफ पर कशिश का हलक तक खुश्क हो गया। तुम दोनों मजाक कर रहे हो? वो शायद खुद को तसल्ली दे रही थी। बिल्कुल नहीं। इन दोनों ने एक झटके में इसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी। सलाम साईं, आपने हमें याद किया। असद फरगाम शाह के सामने आते ही मुअद्दबाना अंदाज में सलाम बजा लाया। हाँ असद, मैंने तुम्हें याद किया। गाँव में ये कैसी अजीब किस्म की अफरा तफरी फैली है? 2 दिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जी साईं, मैंने भी इस बारे में महसूस किया तो गांव के कुछ लोगों से खुफिया तौर पर मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि चंद दिन पहले गांव से कुछ फासले पर चंद बंजारे आकर बैठे थे। इनमें एक नौजवान लड़की भी थी जो यतीम थी, मगर अपने कबीले वालों के साथ यहाँ पर आई थी। अपने लोगों के साथ वो भी भीख मांगने आसपास के घरों में जाती थी। गांव के एक आदमी ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। बंजारे तो यहाँ से उठकर चले गए, लेकिन गांव वालों में खौफ व हरास फैल गया है। पूरा मामला सुनकर फरगाम का खून खौल गया। बरसों से हमने इस गांव में इज्जत जानो माल को लेकर जो कानून नस्ब किए हैं, इन्हें कोई शैतान आकर पल में राख नहीं कर सकता। एक ही झटके में उसने गांव की पुरसुकून फिजा में खौफ और हरास फैला दिया है। इस इंसान को ढूंढो, मगर सबसे पहले उस लड़की का पता करो, वो कहाँ है। क्या वो कबीले वालों के साथ गई है? नहीं साईं, सुनने में आया है कि वो लड़की कबीले वालों के साथ नहीं गई। उस हादसे के बाद वो इनके पास गई थी, मगर उसके कबीले वालों ने इसे धक्के मारकर निकाल दिया। शायद वो इस वक्त भी गांव में ही है। अगर ऐसी बात है तो इसे ढूंढो, हमें वो लड़की चाहिए। शदीद गम में आकर वो लड़की अपने साथ कुछ कर न ले। अगर ऐसा हुआ तो बिना किसी अदालत के उसका इंसाफ कर देना। जी साईं, मैंने पहले इस लड़की को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया है। जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो सबसे पहले हमें खबर पहुंचा देंगे। वो भी इस गांव का हिस्सा था, इसे मालूम था। इस हादसे की खबर सुनते ही फरगाम शाह का अगला हुक्म क्या होगा। जो इंसान इस हादसे का सबब है, इसके बारे में भी मेरे आदमी पता लगा रहे हैं। असद ने उसे अपनी तरफ से मुतमईन करने की पूरी कोशिश की, मगर फरगाम शाह के तासुरात सख्त से सख्त तरीन हो गए। इसे इंसान मत पुकारो, वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। वो एक दरिंदा है जिसने एक मासूम पर रहम नहीं खाया। जब वो आपके सामने हो तब आप भी उस पर कोई रहम नहीं खाएंगे, क्योंकि इस बार अदालत नहीं लगेगी। गांव के किसी बागी आदमी ने बगावत के लिए फन फैलाया है। इसका फन बीच चौराहे
कुचलना हमारा फ़र्ज़ है ताकि गांव वालों को यकीन हो जाए ना ये गांव बदला है और ना ही इसके असूल बदले हैं। यहाँ आज भी ज़ानी को वैसे ही सज़ा दी जाती है जैसे पहले दी जाती थी। फ़रगाम के हुक्म पर वो बस इस बात में सर हिलाता चला गया। ये कितनी मज़ेदार होती है, मैं तो बाबा से कहकर और मंगवाऊंगी। ये उसके रोज़ का मामूल था। रोज़ाना ही फ्रीज़र में पड़ी 2 आइसक्रीम कोन में से वो एक उठा कर ले आती और रोज़ाना ही अहद करती कि ये आइसक्रीम अपने बाबा से बोलकर ज़्यादा मंगवाएगी, मगर हमेशा की तरह आराम के देर से घर आने पर वो ये फरमाइश करना भूल ही जाती थी। और जब वो घर पर होता तो वो खुद किचन में घुसी रहती ताकि अपने बाबा के लिए नए नए खाने बनाकर इन्हें खुश कर सके। मगर हुरिया हमेशा से ही अपनी बेटी की पसंद नापसंद को जानती थी, इसीलिए फ्रिज में 2 आइसक्रीम ला कर रखती थी ताकि वो उठाकर ले जाए। अरहान भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ था। यम्मी मज़े में झूमते हुए आंखें बंद करके आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जब अचानक किसी के साथ टकराकर गिरते गिरते बची। लड़खड़ाने के बायस आइसक्रीम हाथ से छूट चुकी थी, मगर सामने जो भी था उसने वो आइसक्रीम गिरने से बचा ली थी। वो जो इस अचानक हो जाने वाले तसादुम पर परेशान होकर रह गई थी। अपनी आइसक्रीम बच जाने पर अलमास की आंखों के जुगनू दोबारा चमक उठे, लेकिन आंखों की ये चमक ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। जब सामने मौजूद इंसान के एक हाथ में उसकी आइसक्रीम और दूसरे हाथ में गन थी जिससे खून उछल रहा था। बिना उसकी तरफ देखे ही वो पहचान गई थी ये कौन हो सकता है, ये खूनी यहाँ क्या कर रहा है। घबराहट के मारे इसके हाथ पांव फूल गए। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मैं आइसक्रीम चोरी करके लाई हूँ। शर्मिंदगी, घबराहट, डर और खौफ सारी कैफियत इसके वजूद पर उतरी। ज़ुबान तालू से चिपक गई और नज़रें मानो ज़मीन में गड़ गईं। देखो, वो शायद कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन अलमास ने फुर्ती से अपने कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। अगर आपको ये नावल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और थोड़ा सा कमेंट करके अपना रिव्यू दे दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरा लिखा ये नावल कितना पसंद आ रहा है।